सो गाइस नमस्कार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में जो कि है जियोमेट्रिक्स और सर्वेइंग का। तो गाइस शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, एक बार आप लोग फटाफट देख लीजिए। हमने एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ देख लिया था। हमने ये माना था कि हम अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आराम से हम कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है, माना कि एरर आएंगे बट हाँ अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हमें उसे आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे हम सर्वेइंग कर रहे हैं। तो एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ हमने मान लिया था 6370 किलोमीटर। डायमीटर हम देख चुके हैं। सर्वेइंग क्या होता है एक बार फटाफट रिकॉल करिए। सर्वेइंग क्या होता है? साइट पे जाना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसकी मेजरमेंट लेनी है, घर आना है, उसका मैप बनाना है और उससे अपना डिसीजन लेना है। ये सारी चीज़ें होती हैं सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं और हम आज का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग हेडिंग डाल दीजिए और इसे देखते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। देखिए सर्वेइंग कितने टाइप की है इसे हम देख रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, एक यहां पर ड्राइंग बना के दिखाता हूं और फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको कैसे सर्वेइंग करनी है। देखिए अब मान लीजिए आपको अर्थ के इस कोने से इस कोने पे जाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक डिस्टेंस है, ये कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए नॉर्थ पोल है ये। अब नॉर्थ पोल से आपको क्या करना है? रशिया तक आना है। तो आप कैसे आ रहे हो? मान लेते हैं आप ऐसे आ रहे हो, ये यहां तक आ गए आप। एक और चीज क्या है कि मान लीजिए ये तो आपकी क्या हो गई? कर्व्ड डिस्टेंस हो गई, कर्व्ड डिस्टेंस। और एक डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दो पॉइंट्स में आना है। एक तो आप ऐसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। एक और तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए ये डिस्टेंस, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे कॉर्ड लेंथ। इसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड लेंथ। और ये क्या है? कर्व्ड लेंथ है। कॉर्ड लेंथ और कर्व्ड लेंथ दोनों में अंतर क्या हो गया? अंतर क्या हो गया? देखिए फटाफट लिखिए। ये क्या है? कर्व्ड लेंथ है। कर्व्ड लेंथ मतलब आपने अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया है। और ये क्या है? कॉर्ड लेंथ है। आपने अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया है। अब देखो मुझे इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना है और इनके बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ठीक, अगर आपने कोई एक मेजरमेंट ली है, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया है, आपने ये माना अर्थ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो आपने ये मेजरमेंट ले ली ए से बी। तो ये जो आपने मेजरमेंट ली है अर्थ के कर्वेचर को बिना माने हुए, उस टाइप की सर्वेइंग को बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग। और अगर आपने माना कि ये दोनों पॉइंट अर्थ पे हैं, अर्थ सरफेस पे हैं, और अर्थ के कर्वेचर को भी माना है, मतलब आपने ये डिस्टेंस मेजर करी है, ये वाली, ये वाली। तो ये डिस्टेंस जो होगी, आप खुद सोचिए, कॉर्ड लेंथ बड़ी होगी कि कर्व्ड लेंथ बड़ी होगी? कर्व्ड लेंथ बड़ी होगी। सर्कल के अलाउंग अगर मैं चल रहा हूं तो वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू दिस कॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया है मेजरमेंट लेते हुए, ऐसी टाइप की सर्वेइंग को हम लोग बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग। अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखा दूंगा, परेशान नहीं होइए, बट अभी आपको ये चीज समझ में आई। ऐसी सर्वेइंग जिसमें हम क्या करते हैं? अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, उसे बोलते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। और ऐसी सर्वेइंग या ऐसी मेजरमेंट लेने का तरीका जिसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग। आज यहां पर आपको एक ऐसी चीज बताता हूं कि जब छठी क्लास से लेकर अब तक हम लोग क्या गलत या क्या चीज पढ़ते आ रहे थे, मैं आपको बताता हूं। हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, हम लोग बचपन से लेकर अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते आ रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए। मान लेते हैं यह एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये क्या है? ये 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री है,
और ये भी 60 डिग्री है, यस और नो। अब देखो, अगर मैं इसी चीज को अर्थ पे मान लूं, अर्थ पे मान लीजिए कोई 3 डिस्टेंस है, कोई 3 जगह है, उन्हें अगर मैं जोड़ रहा हूं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये कौन सी सर्वेइंग कर रहे हैं आप? प्लेन सर्वेइंग। पूरी मैथमेटिक्स हमने जो पढ़ी हुई है, जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितनी भी ये एलजेब्रा और जितनी भी हमने ये कोऑर्डिनेट एंगुलर ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, ये सब क्या मान के पढ़ी है? अर्थ को फ्लैट स्ट्रक्चर मान के पढ़ी है। और जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना होता है? ध्यान से सुनिएगा, हम वहां पर क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, जैसे हम क्या मानते हैं, अर्थ के कर्वेचर को मानते हुए 3 जगह को जोड़ते हैं, तो हमारा ट्राइंगल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो इसे बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल, इसे बोलते हैं लीनियर ट्राइंगल। तो जब हमें लीनियर ट्राइंगल पता हो जाती है, हम क्या करते हैं, लीनियर ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी से कहां पर आ जाते हैं? स्फेरिकल ट्राइंगल। जितने भी भारत में नासा या आपके इसरो जितने भी ये स्पेस मिशन करते हैं, वहां पर कैसी सर्वे यूज की जाएगी? वहां पर हमें कौन सी सर्वे यूज करते हैं? जियोडेटिक सर्वे यूज करते हैं, मतलब अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको और बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए इंडिया से हमें अपने एनिमी देश पर क्या करना है? मिसाइल फायर करनी है, मिसाइल फायर करनी है। तो क्या करेंगे हम? अर्थ के कर्वेचर को भी कंसीडर करेंगे। वो क्या होती है? वो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। तो हमारी मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे जाके गिरेगी। एग्जांपल है जियोडेटिक सर्वे का। समझ में आया कि नहीं आया? तो अर्थ के कर्वेचर को जब हम कंसीडर करते हैं तो जियोडेटिक सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वे। और अगर आप रफ सर्वे कर रहे हैं, जब छोटी डिस्टेंसेस होती हैं, तो हम रफ सर्वे भी करते हैं, तो भी हमारा आंसर एक्यूरेट आता है। इसीलिए हमारे पास कैसी ज्योमेट्रीज आती हैं? ऐसी लीनियर ज्योमेट्री। तो ये कौन सी सर्वेइंग हो गई? प्लेन सर्वेइंग। तो ये कौन सी सर्वे है? प्लेन सर्वे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लेन की स्पेलिंग PLANE होती है, PLANE। प्लेन मतलब सिंपल, प्लेन, ठीक है। तो इस चीज को जरा चेंज कर लीजिए, किसी ने भी ध्यान अगर दिया हो, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर PLAIN लिखा था, ताकि अब आप जब करेक्ट करोगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि ये कौन सी सर्वेइंग है? PLANE वाली सर्वेइंग है। अब इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। ये ऑब्जर्व किया गया है या हमने ये एनालाइज किया है कि अर्थ के सरफेस पे जब मैं कॉर्ड लेंथ 12 किलोमीटर लेता हूं, 12 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 12,000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और यही डिस्टेंस, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर मैं कर्व्ड पे चलता हूं तो कितनी डिस्टेंस आती है? 12,000.01 मीटर। .01 मीटर का मतलब क्या हो गया? ये कितना है? 12,000 मीटर है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, 0.01 मीटर का मतलब क्या हो गया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 0.01 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर। मतलब 12 किलोमीटर में कितना एरर आएगा? 1 सेंटीमीटर का एरर आएगा। ये प्रैक्टिकल हमने करके देखा है, तो इसलिए हमने ये स्टैंडर्ड डेटा आपको बता दिया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया, वो भी अभी हम देखेंगे। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, प्लेन सर्वेइंग क्या होता है। प्लेन सर्वेइंग क्या होता है ये मैं यहां पर आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा देता हूं। द सर्वे इन विच, यह भी लिख देता हूं, आप मेरे साथ साथ कोशिश करिए कि आप भी लिख लीजिए। तो प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे, सर्वे इन विच, सर्वे इन विच in which earth curvature is not considered. Earth curvature is not considered. Earth curvature is not considered. Is not considered. Plane survey is suitable for is suitable for surveying of small areas.
सर्वेइंग ऑफ स्मॉल एरियाज। ठीक है ना, क्यों? देखो बहुत ध्यान से, मान लीजिए अर्थ सरफेस पे है ना, तो अगर मैं कोई ये डिस्टेंस लेता हूं, बहुत ध्यान से देखना, कोई एक छोटी सी डिस्टेंस लेता हूं, मान लीजिए ये छोटी सी डिस्टेंस ली मैंने 300 मीटर की। अब 300 मीटर चाहे कर्व पे चाहो चाहे स्ट्रेट लाइन पे चाहो, मान लीजिए ये कितनी लेंथ है, डीएस लेंथ है, डीएस मतलब छोटी सी लेंथ। अब चाहे वो कर्व्ड हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, एरर नहीं आएगा ना। फॉर स्मॉल एरियाज अगर कोई छोटे छोटी लेंथ है तो आप चाहे जियोडेटिक करो चाहे प्लेन सर्वे करो, कोई एरर नहीं आएगा। अभी हम देखेंगे कितनी लेंथ के बाद एरर आएगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सर्वेइंग ऑफ स्मॉल एरिया, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है? जियोडेटिक सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वे इन विच अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर्ड, सर्वे इन विच अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर्ड। अर्थ कर्वेचर इज कंसीडर्ड, और ये कहां पर है? जहां पर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, जियोडेटिक सर्वेइंग सुटेबल फॉर वेयर एक्यूरेसी इज नीडेड, वेयर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड एंड फॉर बिगर एरियाज। समझ में आ गया? जियोडेटिक सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वे is suitable for places where high degree of precision is needed. Geodetic survey is suitable for places where high degree of precision is needed. Okay, and suitable for bigger area, larger areas, and suitable for larger areas. ठीक है, इतना लिख लीजिए, large areas. suitable for large areas, इतना लिख लीजिए आप लोग पहले। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने देख लिया दो टाइप की सर्वेइंग। अब हम एक नोट देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए बहुत ध्यान से एक और चीज देखते हैं, यह नोट देखो। मान लीजिए यह प्लेन सर्वेइंग है, ए से बी आपने क्या किया? मेजरमेंट लिया। ए से बी आपने क्या किया? ये मेजरमेंट लिया। ठीक, अब आपने अपना ट्राइपॉड लिया और यहां पर रखा। ट्राइपॉड में क्या होती है? प्लम बॉब लाइन होती है। ट्राइपॉड जिसमें इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं उसे आपने एक जगह रखा। अब आपने ट्राइपॉड को हटा के दूसरी जगह पर रख दिया। प्लेन सर्वेइंग है, इसको हटा के आपने क्या किया? यहां पर रख दिया। तो देखो अगेन प्लम बॉब लाइन को देखो, प्लम बॉब लाइन पैरेलल है। इन प्लेन सर्वेइंग प्लम बॉब लाइन एट टू डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, हाँ ना, है ना। सो इन प्लेन सर्वेइंग, यहां लिख देता हूं, इन प्लेन सर्वेइंग plumb bob line at two different places are parallel to each other. At two different places, okay, at two different places are parallel to each other. मगर यही चीज अगर मैं कहां पर देखता हूं, यही चीज अगर मैं जियोडेटिक सर्वेइंग में देखता हूं, देखो बहुत ध्यान से,
ये मैंने ट्राइपॉड रखा, फिर यहां पर ट्राइपॉड रखा, ठीक है। ये कहाँ मिल रहे हैं? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये प्लम बॉब लाइन है। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में प्लम बॉब लाइन एट टू डिफरेंट प्लेसेस इंटरसेक्ट मीट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये प्लम बॉब लाइन है, ठीक। प्लम बॉब लाइन, ठीक है। सो इन जियोडेटिक सर्वेइंग, in geodetic survey, plumb bob line at two different places intersect at the center of the earth, intersect at center of earth। इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका एक पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया, ये लीनियर ऑब्जर्वेशन था ना, ये जो ऑब्जर्वेशन था ये एक लीनियर ऑब्जर्वेशन था। कहां गया? ये रहा, ये रहा। 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है दोनों सर्वेइंग में। 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है दोनों सर्वेइंग में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं नोट के फॉर्म में लिख देता हूं, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? लीनियर ऑब्जर्वेशन। देखो बहुत ध्यान से, लीनियर ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, सुनना पड़ेगा आपको ध्यान से। देखिए, ये अगर 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऑन 12 किलोमीटर ऑन प्लेन सर्वेइंग विल बी ओके। ये कितना हो जाएगा? 12,000.01 मीटर। तो 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है इन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। सो डिफरेंस बिटवीन द प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग फॉर 12 किलोमीटर is 1 centimeter. For 12 kilometer of plane surveying, the difference between the plane surveying and geodetic surveying for 12 kilometer is 1 centimeter. The difference between, यहाँ लिख देता हूँ, the difference between plane surveying and geodetic surveying and geodetic surveying for 12 kilometer is 1 centimeter, is 1 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? हाँ या ना? इज 1 सेंटीमीटर। तो ये आपको लीनियर ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं एंगुलर या एरिया मेजर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लीनियर ऑब्जर्वेशन हो गया, नाउ विल सी दी एरिया ऑब्जर्वेशन। एरिया ऑब्जर्वेशन, एरिया ऑब्जर्वेशन, एरिया ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए क्या एरिया ऑब्जर्वेशन है। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, आप लोग फटाफट फटाफट इसे लिखिए, इसे आप लोग लिख लीजिए फटाफट।
एरिया ऑब्जर्वेशन देखते हैं, देखिए क्या है होता है। अगर एरिया ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो आप एक ट्राइंगल बनाइए, एक ट्राइंगल बनाते हैं यहां पर, देखो ये 3 पॉइंट है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कैसा ऑब्जर्वेशन है, ये लीनियर है। आप इस इतने एरिया को देख रहे हो, इतने एरिया को देख रहे हो, और इस एरिया को मैंने किस में डिवाइड किया है, इतने एरिया को मैंने स्ट्रेट लाइन में डिवाइड किया है। तो इसे मैं सही से बना देता हूं दोस्त। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका लीनियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए ट्राइंगुलर शेप है अपने पास, ये देखो। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया अपने पास, ठीक है। ये पॉइंट है, यहां से ए, और ये बी, और ये सी। ये हो गया प्लेन सर्वे में, ये हो गया प्लेन सर्वे में। ये एंगल ए है, और ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। ये प्लेन सर्वे में है। और अगर मैं प्लेन सर्वे में बताऊं आप लोगों को, तो आप हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है कि नहीं होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। बट यही चीज अगर मैं अर्थ पे ये 3 जगहों को जियोडेटिक सर्वेइंग मान के सर्वे करता हूं, मतलब मुझे ये क्या लेना पड़ेगा, कर्व लेना पड़ेगा। तो देखो बहुत ध्यान से, कर्व अगर मैं लेता हूं तो ये हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया ए से सी के बीच की दूरी, और ये हो गई बी से सी के बीच की दूरी। तो ये हो गया एंगल ए। यहां पर देख रहे हैं आप, ये इस ट्राइंगल को बोलते हैं स्फेरिकल ट्राइंगल, ठीक है। ये मैंने जियोडेटिक सर्वे किया है, जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। और बहुत ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को बोलेंगे स्फेरिकल ट्राइंगल, स्फेरिकल ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल कौन सा है, इसे बोलते हैं प्लेन ट्राइंगल, ध्यान रखिएगा। अब स्फेरिकल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। यहां इंटरनल एंगल का सम देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए देख रहे हैं 60 से बड़ा आ गया उसी डिस्टेंस के लिए, यहां पर एंगल बी देख रहे हैं 60 से बड़ा आ गया, यहां एंगल सी देख रहे हैं 60 से बड़ा आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या होते हैं, 180 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, 180 से बड़ा आएगा और 540 से छोटा। तो इट इज लेस देन 540 डिग्री एंड इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। और एक और स्फेरिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो एंगल का सम हमेशा तीसरे से छोटा आएगा और इंडिविजुअल एंगल 180 से छोटे आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको प्रॉपर्टी सारी लिखा देता हूं। ये ट्राइंगल कौन सी होती है, ये प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल है आपका प्लेन ट्राइंगल। हम लोग जो बचपन में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ते आ रहे हैं वो प्लेन ट्राइंगल की है, प्लेन ट्राइंगल और स्फेरिकल ट्राइंगल। तो यहां पर मैं अब आप लोगों को प्रॉपर्टीज बता देता हूं स्फेरिकल ट्राइंगल की, तो इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। अभी तक गेट एग्जामिनेशन में स्फेरिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज नहीं पूछी गई है, और इंजीनियरिंग सेक्शन में पूछ ली गई है, गेट में नहीं पूछी गई है। तो अगर किस्मत अच्छी रही 1 मार्क्स का सवाल यहां से आपको मिल सकता है। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल, लिख लीजिए हेडिंग आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल। देखो तो ये मैंने स्फेरिकल ट्राइंगल यहां पर बना दिया, और इसकी 3 प्रॉपर्टीज जो हैं काम की वो ध्यान रखिएगा। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इंटरनल एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 540 से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो एंगल का सम, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, हमेशा किससे छोटा होगा, एंगल सी से छोटा होगा। या फिर आप यहां लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी का सम किससे छोटा होगा, एंगल बी से छोटा होगा, और सॉरी बड़ा होगा, मुझे माफ करिएगा,
दो एंगल का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरे से, ठीक है। शायद इससे पहले भी मेरे से बोलने में गलती हुई होगी, माफ करिएगा। दो एंगल का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे ग्रेटर साइन इधर लगा लीजिएगा। ये दो एंगल का सम हमेशा तीसरे से बड़ा रहेगा। और तीसरा यहां पर कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, ए बी का बन गया, ए सी का बन गया, और एक बी सी का बना सकते हैं हम लोग। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हमेशा किससे बड़ा होगा, एंगल ए के इंडिविजुअल सम्स, एंगल ए से। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है स्फेरिकल ट्राइंगल की वो ये होती है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है स्फेरिकल ट्राइंगल की वो ये है, इंडिविजुअल एंगल। आप देख रहे हो यहां पर क्योंकि सम 540 तक पहुंच रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है, एक एंगल को मैं 200 मान लूं, एक एंगल को मैं 100 मान लूं, 300, और बचा हुआ क्या 240। तो ध्यान रखिएगा कि आपके ये जो एंगल हैं, इंडिविजुअल एंगल 180 से बड़े नहीं होंगे, इंडिविजुअल एंगल 180 से बड़े नहीं होंगे। तो एंगल ए, इंडिविजुअल एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इंडिविजुअल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। सो ये प्रॉपर्टीज होती हैं स्फेरिकल ट्राइंगल की। इसे छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीन में से देखिए आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी गेट में क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी तक आया नहीं है, उम्मीद है आ सकता है। इसे छापिए फटाफट। फिर हम लोग क्या देखेंगे, ये हमने एरिया ऑब्जर्वेशन देख लिया, लीनियर ऑब्जर्वेशन देख लिया हमने, एरिया ऑब्जर्वेशन देख लिया। और हम अभी ये बताएंगे कितने किलोमीटर हम सर्वे करें। कि आपको अगर मैं बता दूं कि मेरी जमीन इतनी बड़ी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन सर्वे करना पड़ेगा। इस लेंथ से बड़ी होगी तो जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा। पहले आप ये लिखिए, फिर मैं आपको एक नोट लिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो बहुत ध्यान से, ये प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर का है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या नोट लिखाने वाला हूं मैं। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब एक चीज देखो, मान लीजिए ये कोई एरिया है, यह एरिया है जो मैंने शेड किया है 195 किलोमीटर स्क्वायर, 195 किलोमीटर स्क्वायर। और इतने ही एरिया को मैंने क्या किया, जियोडेटिक सर्वेइंग मान के सर्वे किया। इसमें भी एरिया कितना है, 195 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि प्लेन सर्वे अगर आपने इतना एरिया का और जियोडेटिक सर्वे अगर आपने इतना एरिया का किया है, तो जो इंटरनल एंगल का सम है वो उसका जो डिफरेंस आता है वो 1 सेकंड आता है। उनका जो डिफरेंस आता है वो 1 सेकंड आता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहां सम हो जाएगा 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। इतनी चीज समझ में आ गई। सो द डिफरेंस फॉर द एरिया ऑफ 195 किलोमीटर स्क्वायर, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंगल ऑफ प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वेइंग इज 1 सेकेंड। इस चीज को मैं लिख देता हूं, समझ में आ गया। फॉर एरिया, यही लिख देता हूं मैं, यहां जगह है, इतनी एरिया में आ जाएगा। फॉर एरिया ऑफ 195, अगर प्रिसाइज बोलूं बिल्कुल एक्यूरेट, तो ये 195.543261 आता है। बट इतना एक्यूरेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 195 भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फॉर एरिया ऑफ 195 किलोमीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ the difference of internal angle, the difference of sum of internal angle, the difference of sum of internal angle of plane triangle and of plane survey
ऑफ प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे सर्वे इज 1 सेकेंड, इज 1 सेकेंड, इज 1 सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई? इसे लिखिए फटाफट। ये भी आपके कई स्टेट सर्विसेज में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये वाली चीज, ये स्टेटमेंट पूछी जा गई है, पूछी जा चुकी है। और गेट एग्जामिनेशन में अभी तक, गेट एग्जामिनेशन में ये वाला टॉपिक अनटच्ड है, अभी तक नहीं आया। मुझे पता नहीं क्यों नहीं पूछा, बट इसके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर आएगा तो यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए फटाफट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ लिया? टाइप पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स के बाद हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन मतलब किसी के बेसिस पे सर्वे करना है। अगर जमीन पे कर रहे हैं तो कितने तरीके की सर्वे हैं, पानी में कर रहे हैं तो कितने की सर्वे हैं, अगर हवा में कर रहे हैं, हवा में भी तो सर्वे की जाती है। अगर इंडिया ने अपना मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम अगर पूरा किया तो इंडिया से मार्स तक की उन्होंने सर्वे की होगी, हवा में की है कि नहीं है? किसी भी तारे की डिस्टेंस मुझे निकालनी होती है तो कौन सी सर्वे करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अगर मुझे एक नदी है, उस नदी की डेप्थ कितनी है, कितना डिस्चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है, ये मेजर करना है, कौन सी सर्वे करेंगे? हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करेंगे। जमीन पे मुझे जमीन जायदाद के लिए एरिया मेजर करना है, कैडेस्ट्रल सर्वे। मान लीजिए मेरा एक शहर है, उसमें मुझे टेलीफोन लाइन बिछानी है, ऑप्टिकल केबल आजकल तो हर जगह होती है, इंटरनेट बिल्कुल बेसिक नीड बन गया है। रिलायंस की RJIL, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने क्या की है? पूरे भारत में ऑप्टिकल केबल बिछाई है। कौन सी सर्वे करी है? लैंड सर्वे करी है। तो टाइप अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे। जहां जहां हम सर्वे कर रहे हैं वहां वहां उनका अलग नाम होता है। पहले इतना लिखिए फटाफट, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखो बहुत ध्यान से, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखो यहां पर एक इंग्लिश की चीज आप लोग को बता देता हूं। इंग्लिश की चीज क्या है? गेट में तो अब इंग्लिश भी आती है, तो आपको एक चीज बताता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं, कहीं कहीं हम टाइप लिखते हैं। इन दो वर्ड्स में ग्रामेटिकली क्या फर्क होता है ये बताता हूं मैं आपको। आपने अक्सर देखा होगा क्लासिफिकेशन और टाइप, बहुत जगह देखा होगा, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। देखो ये अक्सर देखा होगा आपने, किसी चीज का टाइप बताते हैं, किसी चीज का क्लासिफिकेशन बताते हैं। क्या अंतर होता है ग्रामेटिकली दोनों में? क्लासिफिकेशन और टाइप। अगर किसी के बेसिस पे चीजों को डिवाइड करते हैं, किसी के बेसिस पे, जैसे मान लीजिए मैं इंसानों को डिवाइड कर रहा हूं, जो मोटे होंगे वो अलग खड़े होंगे, जो पतले होंगे वो अलग खड़े होंगे, तो मैं क्लासीफाई कर रहा हूं चीजों को। और मैंने बोल दिया कि ये सिर्फ इंसान है, तो मैंने टाइप बता दी, ये मैंने टाइप बता दी। आगे बात समझ में? अगर मैं बेसिस जोड़ देता हूं, किसी के बेसिस मतलब जैसे यहां पर मैं सर्वे कर रहा हूं, किस जगह पर कर रहा हूं उसके बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूं, तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और अगर कोई बेसिस नहीं है चीजों को डिवाइड करने के लिए, मतलब उस चीज के सिर्फ दो ही चीज अवेलेबल है, या तो ये या ये, कोई बेसिस नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज टाइप। दैट इज टाइप। जैसे टाइप ऑफ ह्यूमन मैं बता रहा हूं, या तो लड़की होंगे या लड़कियां, मतलब आप क्या कर रहे हो यहां पर बस इतना बता दिया। अगर आपने उसका बेसिस बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो मैं क्लासिफिकेशन लिखूंगा। तो देखो बहुत ध्यान से, जैसे मैं सर्वे के क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं, तो हमेशा किसी बेसिस पे अगर चीजों को बताते हैं, किसी चीज को डिवाइड करने का बेसिस है मेरे पास, तो मैं क्लासिफिकेशन लिखूंगा। या सिर्फ रैंडमली मैं अगर चीजों को डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या होगा? उसे हम टाइप लिखते हैं। आगे बात समझ में? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बेसिस अगर आपने बता दिया, जैसे क्लासिफिकेशन यहां पर मैं सर्वे का कर रहा हूं, जमीन पे कर रहा हूं, किस जगह पे कर रहा हूं, तो वो मैंने अगर डिफाइन कर दिया तो क्लासिफिकेशन होगा। जमीन पे कर रहा हूं या अर्थ मतलब ग्राउंड वाटर पे कर रहा हूं या एयर पे कर रहा हूं, तो क्लासिफिकेशन आएगा। और ये आप बहुत जगह देखोगे, चाहे जियोटेक हो चाहे हाईवे हो। जियोटेक में हम क्या करेंगे? सॉइल को डिवाइड करेंगे साइज के बेसिस पे। बड़े साइज के ग्रेन है तो उसे ग्रेवल बोल देंगे, और छोटे साइज के ग्रेन है तो सैंड बोल देंगे, और छोटे साइज के ग्रेन है सिल्ट बोल देंगे, और छोटे साइज के ग्रेन है तो क्ले बोल देंगे। तो किसी के शेप के बेसिस पे हमने जब डिवाइड किया तो बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, ये मैंने जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को
नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे। तो इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं क्लासिफिकेशन। तो पहली क्लासिफिकेशन है जमीन पे कर रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो लैंड सर्वे। तो पहली हमारे आती है लैंड सर्वे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सर्वे अगर हम करते हैं जमीन पे तो लैंड सर्वे। इसके कितने पार्ट होते हैं ये हम लोग अभी देख लेते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे, ये तीन होता है। बता देता हूं मैं आप लोगों को, एक्सप्लेन कर देता हूं। तीन पार्ट हैं इसके। टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे, और तीसरा क्या है, सिटी सर्वे। देखो बहुत ध्यान से, तीनों में अंतर क्या होता है। तीनों ही जमीन पे कर रहे हैं हम, तीनों ही जमीन पे कर रहे हैं, मगर पर्पस अलग अलग है। किसी जगह पे मैं गया और वहां पर कितनी हरियाली है, कितने पेड़ हैं, कितनी जमीन बंजर है, कितनी कितनी जगह पे नदी बह रही है, अगर मैं सिर्फ जनरल टोपोग्राफी के लिए सर्वे कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक। नेक्स्ट आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। अगर जमीन जायदाद से रिलेटेड अगर मैं कोई सर्वे कर रहा हूं उसे बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। हर एक एरिया में आपने देखा होगा पटवारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जमीन के लेखा जोखा करते हैं कि हाँ ये आपका प्लॉट है, उसके बगल में इसका प्लॉट है, आपके प्लॉट का एरिया 10,000 स्क्वायर फीट है। तो अगर जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई सर्वे होता है कैडेस्ट्रल बोलते हैं। अगर सिटी के किसी काम के लिए सर्वे कर रहे हैं, है तो जमीन पे ही, उसे क्या बोलेंगे, सिटी सर्वे। जैसे मान लीजिए अगर किसी शहर में मेट्रो लाइन बिछानी है तो आप उसके लिए जो सर्वे करोगे, मेट्रो रूट कहाँ कहाँ से होगा, उसे बोलते हैं सिटी सर्वे। ताकि सिटीज में जो सर्विसेज हैं वो हम दे सकें, उसके लिए जो सर्वे होती है उसे सिटी सर्वे बोलते हैं। तो देखिए यहां पर मैं कॉलेज वाली अप्रोच यूज नहीं करूंगा कि अगर टोपोग्राफिकल सर्वे लिखा रहा हूं तो उसके 3-3 4-4 पन्ने लिखा रहा हूं। हमें एग्जाम क्रैक करना है, वहां पर एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसे टिक करना होगा। समझ में आ रहा है। तो अब आपको थोड़ी सी, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपको अपनी थोड़ी सी अप्रोच बदलनी होगी। एनालिटिकल चीजें ज्यादा पढ़नी होंगी रादर देन थ्योरेटिकल चीजें। सेमेस्टर से अलग हटके अब आपको थोड़ा सा सोचना होगा। यहां पर ऐसा नहीं है टोपोग्राफिकल सर्वे के आपको 5-5 पन्ने लिखाए जाएंगे, नहीं। मैंने आपको रफली बता दिया, 2-3 पॉइंट लिखा दूंगा, इतना ही है टोपोग्राफिकल सर्वे में। टोपोग्राफिकल सर्वे इज डन टू फाइंड द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द सिटी ऑफ अ प्लेस। मैं यहां पर लिख देता हूं, टोपोग्राफिकल सर्वे इज डन, टोपोग्राफिकल सर्वे इज डन टू फाइंड जनरल टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया, जनरल टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया। लाइक फॉरेस्ट कवर कितना है, ओके, कल्टीवेबल लैंड कितना है, ग्राउंड का स्लोप कैसा है, ये सब लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कवर, कल्टीवेबल लैंड, एक्सेट्रा। ये सब सर्वे जो आपने कर रहे हैं वो कौन सी सर्वे है, वो टोपोग्राफिकल सर्वे। अगली आ जाती है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे इज डन फॉर द प्रॉपर्टी पर्पस। प्रॉपर्टी पर्पस मतलब जमीन जायदाद से रिलेटेड, ओके। फॉर द लीज ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस, ओके। फॉर इज डन फॉर द प्रॉपर्टी पर्पस। कैडेस्ट्रल सर्वे, cadastral survey is done to define the property line, to define property line, प्रॉपर्टी लाइन, ओके। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी लाइन मतलब जमीन जायदाद से रिलेटेड। नेक्स्ट इज द सिटी सर्वे। सिटी सर्वे इज डन फॉर सर्विसेज इन द सिटी, ओके। फॉर सर्विसेज इन द सिटी लाइक मेट्रो लाइन, सीवर लाइन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन,
टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर लाइन, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, यहां पर जगह नहीं है। सिटी सर्वे इज डन city survey is done for services in the city, like for services in city like यहां पर लिख देता हूं मैं मेट्रो लाइन, सीवर लाइन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अपना हो गया लैंड सर्वे। ये सारी सर्वेइंग आपने कहां पर करी है? जमीन पे करी है। नेक्स्ट इज दी हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग। यहां पर आप क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलॉजिकल सर्वे मतलब अब आप सर्वे करेंगे पानी में। नदी कोई फ्लो कर रही है तो उसकी गहराई कितनी है, समुद्र है उसकी विड्थ कितना है, उसका गहराई कितना है, नदी की विड्थ कितनी है, नदी में पानी कितना फ्लो कर रहा है। अगर कोई कैनाल है, कई कई जगह पर, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार जैसी जगह पर हैं, वहां पर कैनाल सिस्टम बहुत अच्छा है, तो कैनाल की लेंथ कितनी है, कैनाल की विड्थ कितनी है, कैनाल की डेप्थ कितनी है, कैनाल में कितना डिस्चार्ज आ रहा है, ये सब चीजें, ये सर्वे जो होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने ये लिख लिया, फटाफट लिख लीजिए ये चीज, ये लिख लिया ना सभी ने। और जब मैं लिखता हूं तो आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए, वेट मत करिए, क्योंकि जब मैं लिख भी रहा हूं तो मैं बोल भी रहा हूं। तो अगर आप बोर्ड की तरफ नहीं भी देख रहे हैं तो भी आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। अगला क्या है? लैंड सर्वे के बाद हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोग्राफिकल सर्वे पे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे okay, this survey is done for hydrological purposes. Okay, this is done in the water, for hydrological purposes, जैसे कि फाइंड विड्थ ऑफ द रिवर, डेप्थ ऑफ द रिवर, फाइंडिंग द विड्थ ऑफ रिवर, फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ रिवर, डिस्चार्ज ऑफ द रिवर। ये इसरो में क्वेश्चन आया था कि अगर मैं डिस्चार्ज मेजर कर रहा हूं किसी रिवर का, बताइए कौन सी टाइप की सर्वे है। तो हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोग्राफिकल, ऐसे 4 टर्म दिए थे, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जमीन पे सर्वे कर ली, पानी में कर लिया, हवा में करना है, तो नेक्स्ट इज दी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है? अब अपने को ये देखना है। देखिए, जैसे मुझे क्या करना है, अपने अर्थ से सूरज की दूरी नापनी है, अर्थ से किसी स्टार की दूरी नापनी है, डिस्टेंस नापनी है, तो मैं क्या करूंगा? विच टाइप ऑफ सर्वे आई विल डू? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज डन टू फाइंड द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द स्टार्स एंड डिफरेंट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। सो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज डन to find the relative position between earth and stars and planets। अर्थ कॉमा कर देता हूं यहां पर, अर्थ कॉमा स्टार्स कॉमा डिफरेंट प्लैनेट्स। एंड डिफरेंट प्लैनेट्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ
टाइप्स ऑफ सर्वे भी हमने देख लिया, क्लासिफिकेशन। इतना लिखिए फटाफट। अब हम इस चैप्टर का एक और लास्ट पार्ट करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। और ये लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? दैट इज फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग या प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है हमारे, किस तरीके से हमें काम करना है, ये अपने को देखना है। और जब भी मैं आपको सर्वेइंग बोलूंगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी। ये वाली पिक्चर देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये गांव वाली पिक्चर बहुत अच्छी है। देखो क्या सर्वे का मतलब, आप साइट पे जाओगे, चीजों को देखोगे, चीजों को मेजर करोगे, घर पे आओगे, उसका मैप बनाओगे, यही सर्वेइंग होता है। साइट पे जाना, चीजों को मेजर करना, चीजों को डेटा रखना और उससे मैप बनाना। साइट पे जाना, मेजर करना और मैप बनाना, इतना क्या है अपना, ये सर्वेइंग है। अब ये काम करने में हमारे कुछ थंब रूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो अभी हम देखेंगे क्या होता है। तो फटाफट पहले आपने को जो मैंने लिखाया है वो लिख लीजिए। ये लिख लिया हमने, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। अगली हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। लिखिए फटाफट। तो अगला कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देखो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, होमवर्क क्या है, आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है? आप एक क्या है, सिविल इंजीनियर हैं, और ये हाईवे के किनारे आपकी कोई जमीन है। आपको मैंने एक टास्क दिया कि दोस्त जाओ साइट पे, चाहे अपने किसी दोस्त को भी ले जाओ, और ये जो आपकी जमीन है इसका पेरीमीटर नापना है आपको। कितनी लेंथ है आपके जमीन की बाउंड्री की, ये नापना है आपको। क्यों? आपको अपनी जमीन पे क्या कराना है, बाउंड्री वॉल करानी है। अब अगर बाउंड्री वॉल करानी है तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी जमीन की बाउंड्री कितनी बड़ी है, तभी तो जो बाउंड्री होगी, आप किसी एस्टिमेटर के पास जाओगे, आप खुद एक सिविल इंजीनियर हो, जब तक आपके पास ये पेरीमीटर या लेंथ नहीं होगा तब तक आप एस्टिमेट निकाल सकते हो क्या कि आपकी बाउंड्री वॉल की कितना प्राइस बनेगा? नहीं ना, है ना? तो आपका टास्क है, अब आपको इसकी पेरीमीटर निकालना है। अब आप क्या गए, मैंने दो स्टूडेंट को ये टास्क दिया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक है स्टूडेंट 1, ये है स्टूडेंट 1, और एक है स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 ने क्या किया कि अपने एक दोस्त को ले गया साथ में, और अपने दोस्त को बोला यार तू एक काम कर, तू यहीं पे ही रह, यहीं पे खड़ा रह, और मैं क्या करूंगा, थ्रेड लेके या टेप, चेन लेके, टेप लेके इसके पूरे घूमूंगा, इसको पूरी तरफ घूमूंगा और यहां पर आ जाऊंगा। तो हम देख लेंगे, जैसे ही मैं पूरा फिनिश करके तेरे पास आऊंगा तो हम देख लेंगे कितनी लेंथ है। तो स्टूडेंट 1 ने ये मेथड अपनाया। स्टूडेंट 2 ने क्या किया, स्टूडेंट 2 ने इसी काम को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में। उसने कहा यार पूरा दिन लगेगा इसमें तो करने में, थक जाएंगे, अपन एक काम करते हैं, इसको पार्ट में करते हैं। पार्ट में कैसे किया, सुनो बहुत ध्यान से। स्टूडेंट 2 ने क्या किया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस नापी पहले, यहां तक की। फिर क्या किया उसने, यहां से और डिस्टेंस नापी यहां तक। फिर उसने क्या किया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नापी, और फिर उसने यहां से यहां तक की डिस्टेंस नापी। तो इस काम को इसने 4 पार्ट में किया। तब आप खुद सोचिए, अपने आप से उत्तर दीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो आपको वीडियो पॉज करके मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। वो ये है कि किस स्टूडेंट ने स्मार्ट वर्क किया है, किसके कैलकुलेशन में एरर के चांसेस कम है। तो आपके अंतरात्मा जवाब देगी यहां पर कि स्टूडेंट 2 ने जो काम किया है वो सराहनीय है और उसमें एरर होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपने पूरे काम को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में, जिससे क्या हो गया, एरर होने के चांसेस कम है। मान लीजिए कि अगर यहां पे कोई एरर आया है तो उसे सुधार भी सकता है, इतने पार्ट को सुधार भी सकता है, और या मान लीजिए, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपके एरर होने के चांसेस कम है। वाइल स्टूडेंट 1 ने एक ही बार में ये पूरा
कैलकुलेशन कर लिया, टाइम भले ही उसका कम लगा मगर एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसीलिए सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग? फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग इज दैट वी वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। हम अपने पूरे काम को क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में ये मिटा देता हूं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज, यहां लिख देता हूं, पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला सिद्धांत, पहला रूल जो हमारा है, पहला थंब रूल, कभी भी सर्वेइंग करेंगे तो ये रूल हम हमेशा अपनाएंगे, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देना, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है। अब मैं टेक्निकलिटी पे अगर आऊं तो ये जो इसने पॉइंट बनाए थे, जहां जहां ये रुका था, इसे बोलते हैं मेजर कंट्रोल पॉइंट्स। तो इसे बोल देंगे मेजर कंट्रोल पॉइंट ए, मेजर कंट्रोल पॉइंट बी, मेजर कंट्रोल पॉइंट सी, मेजर कंट्रोल पॉइंट डी। टेक्निकल टर्म में हमने क्या बोल दिया, क्योंकि पार्ट में अब हम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुकना भी पड़ेगा। ए से बी पार्ट, बी से सी पार्ट, सी से डी पार्ट, डी से ए पार्ट। तो क्या हो गया, मेजर कंट्रोल पॉइंट को पहले हम लोग स्टैब्लिश करते हैं और इन्हें बिना किसी गलती के हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूं, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर स्टैब्लिश्ड फर्स्ट एंड विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त, ध्यान रखिएगा। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर established first with high degree of precision, with high degree of precision। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब सर्वेइंग, फिर याद करिए, सर्वेइंग मतलब साइट पे जाना, साइट पे चीजों का एनालाइज करना, मेजर करना, फिर उनका रिकॉर्ड रखना और मैप बनाना। तो आपने ये सारी चीजें कर ली। अब मान लीजिए यहां पर कोई घर है, यहां कोई पेड़ है, यहां कोई पेड़ है, आपने बी से मेजर किया पेड़ की दूरी, आपने इस पेड़ की दूरी डी से मेजर करी, फिर आप क्या कर रहे हो, ये माइनर डिटेल हो गई, ये माइनर डिटेल हो गई। हाई मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को आपने हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर किया, माइनर डिटेल को आपने, अगर गलती भी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, देन माइनर डिटेल्स आर मेजर्ड even with less precision, even with low precision। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये आपका फंडामेंटल हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, यह आपका फंडामेंटल हो गया। इतनी चीज समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो देखिए अब इसका लास्ट पार्ट हमारा बचा हुआ है। तो पहला सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट रूल इज, हम जब भी सर्वेइंग करेंगे, ऐसा नहीं है एक ही बार में पूरा सर्वे खत्म कर देंगे, हम उसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। और व्हाई, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट? द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज सच दैट द एरर आर मिनिमाइज्ड। ओके, द बेनिफिट ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, बेनिफिट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट minimizes our error and error are not accumulated. The benefit of working from whole to part is such that part is working from benefit of working from whole to part is to minimize the error, to minimize the error, and error does not accumulate, and error does not, अगर एरर है भी तो वो आगे कैरी ओवर नहीं होंगे, एरर डज नॉट accumulate। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, पहले मैं लिख देता हूं फिर आप लोग को इसको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा
रूल, दूसरा सिद्धांत, दूसरा प्रिंसिपल सर्वेइंग का क्या है? मेजरमेंट एंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, measurement and location of a point with respect to two reference point, with respect to two reference point। ये आपको समझना होगा क्या मतलब हुआ इसका, समझिए। मेरे पास कोई दो पॉइंट हैं, ए और ये बी, ये ए और बी। मैं आपको बोल दूं मुझे एक तीसरा पॉइंट ग्राउंड पे लोकेट करके बताओ जो ए से 10 मीटर की दूरी पर हो, बी से 30 मीटर की दूरी पर हो। तो आप क्या करोगे? ए से सी की तरफ आओगे जो कि 10 मीटर की दूरी पर है, और बी से सी की तरफ आओगे जो कि 10 मीटर की दूरी पर। ये क्या है? ये एक सर्वे है। दो पॉइंट की मदद से तीसरे पॉइंट को लोकेट करना, दो पॉइंट की मदद से तीसरे पॉइंट को लोकेट करना, दैट इज सर्वेइंग। ओके, और इस टाइप की सर्वेइंग जिसमें मेरे पास ये लेंथ है और ये लेंथ है, दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज चेन सर्वे। दिस टाइप ऑफ सर्वे इज नोन एज चेन सर्वे। दूसरा सुनिए, मेरे पास, मैंने आपको बोल दिया ग्राउंड पे मुझे एक पॉइंट ऐसा लोकेट करके दो जो ए से 30 डिग्री की दूरी पर हो, बी से 15 डिग्री की दूरी पर हो। तो आप लोकेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ए से ये कितने, ये मान लीजिए कोई थीटा डिग्री की एंगल पर है ए से, और बी से मैंने बोल दिया कि सी को लोकेट करो जो कि थीटा 2 डिग्री के एंगल पर है। तो ये सी पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया और मैं इसे मेजर भी कर सकता हूं। इस टाइप की सर्वेइंग को हम लोग बोलते हैं कंपास सर्वे। अब मैंने आपको बोल दिया कि मुझे एक सी पॉइंट लोकेट करके दीजिए ग्राउंड पे, ए से 30 डिग्री की दूरी पर है और ए से 15 मीटर की दूरी पर है। तो आपने क्या किया? ए से ये 15 मीटर की 15 डिग्री के एंगल पर है और ये कुछ सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस मुझे पता है ए से। तो मैं क्या कर सकता हूं? बहुत आसानी से सी को लोकेट कर सकता हूं। दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज नोन एज थियोडोलाइट, कंपास सर्वे। और ये क्या हो जाएगा? ट्रैवर्स सर्वे। एक लास्ट टाइप का और है, वो देखिए बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे बोल दूं ए बी है, ए से बी, जब आप ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो कुछ दूरी पर आपको क्या करना है? और परपेंडिकुलर वाई दूरी पर चलना है और आपको क्या मिल जाएगा? एक सी पॉइंट मिल जाएगा। ये भी एक फंडामेंटल है, ये भी एक रूल है, ताकि दो पॉइंट की मदद से आप तीसरे पॉइंट को लोकेट भी कर लें और मेजर भी कर लें। अब आपके पास अगर सी पॉइंट हो गया, ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज नोन एज ऑफसेट मेथड। दिस मेथड इज नोन एज दी ऑफसेट मेथड। इस मेथड का नाम है ऑफसेट मेथड। इतनी चीजें क्लियर हो गई? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका पहला चैप्टर कवर हो गया जो कि है फंडामेंटल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपको फटाफट रिवाइज कराऊं कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है फंडामेंटल में, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्शन में अभी हम और क्या इंक्लूड करेंगे? अब हम इंक्लूड करेंगे लीनियर मेजरमेंट। मतलब क्या हो गया? आपके पास एक मैप है, उस मैप को कैसे पढ़ेंगे, या फिर अगर वर्नियर है, वर्नियर को कैसे चलाएंगे, वो अब हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? सर्वे क्या होता है, अर्थ का शेप हमने पढ़ लिया, अर्थ का रेडियस पढ़ लिया, अर्थ का डायमीटर पढ़ लिया, और उसके बाद हमने ये पढ़ा सर्वे कितने टाइप के होते हैं, सर्वे को क्लासिफाई कर लिया, फिर हमने सर्वेइंग के कुछ फंडामेंटल्स देखे हैं। तो इतना हमने कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर का सब पार्ट बोल दीजिए, या इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन बोल दीजिए, या अगला चैप्टर भी आप मान सकते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट। तो दोस्तों अभी के लिए ये लेक्चर मैं यहीं ओवर करता हूं, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं लीनियर मेजरमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।